जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की डेट शीट आ चुकी है। आप सबको पता है 18 फरवरी से पेपर होना है। अब देखा जाए तो हम लोगों के पास मात्र 50-55 दिन हैं। तो उस परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लोग आज क्लास 12th का इंग्लिश का सेट 21 देखेंगे। वायरल पेपर है ये आप लोगों का। इससे पहले 20 पेपर चल चुका है। अगर आप लोगों ने अब तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस क्लास को आप लोग अपने मित्रों के पास में शेयर करके लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न। कंप्रीहेंशन होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी आज़ाद हिंद फौज, प्लान्स वेंट अवे विद द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार के साथ समाप्त हो जाने की योजना बनाती है कि जब जापान की हार हुई तो समाप्त हो जाता था। सुभाष बोस वाज किल्ड इन ए प्लेन एक्सीडेंट व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो। सुभाष चंद्र बोस जब अपने टोक्यो की ओर जा रहे थे तो उस समय एक हवाई विस्फोट में या हवाई दुर्घटना में, प्लेन की हवाई जहाज़ की दुर्घटना में मारे गए। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट मेनी लीडर्स डिड नॉट लाइक द आइडिया, कि कई नेताओं ने इस विचार को पसंद नहीं किया, ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ कंट्री, कि इंडिया यानी भारत ऐसे सहायता से अपना स्वतंत्रता प्राप्त करे, लाइक जापान, जापान जैसे देश की सहायता से। एंड हर फैसिस्ट एलीज, और उसके जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ वह नहीं पाना चाहती थी। बट ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द वार, लेकिन युद्ध के अंतिम समय, अब समाप्त होने के समय के दौरान, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सर्व टू होल्ड अप ड्रॉपिंग स्पिरिट्स, सर्व मतलब सेवा किया, टू होल्ड अप मतलब ऊपर उठाने का, द ड्रॉपिंग स्पिरिट्स मतलब गिरती हुई आत्मा का, ऑफ नेशनलिस्ट मतलब भारतीयता की, राष्ट्रीयता की गिरती हुई आत्मा को इंडियंस एट होम, भारतीय लोगों में ऊपर उठाने का काम किया। हु वेयर फीलिंग हेल्पलेस, जो असहाय प्रतीत होते थे, एंड फ्रस्ट्रेटेड और निराश प्रतीत होते थे। दे सेट बिफोर ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपुल, उन्होंने भारतीय लोगों के सभी भागों की ओर ये व्यवस्थित किया, इंक्लूडिंग दोज, उनको भी मिलाते हुए, सर्विंग इन द आर्मी, सेना में सेवा करने का, एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म मतलब राष्ट्रीय साहस और देशभक्ति की भावना को उन्होंने व्यवस्थित किया। व्हिच वाज बोथ इंस्पायरिंग, जो दोनों तरीके से प्रेरणादायक था, एंड इनोबलिंग और श्रेष्ठ था। देयरफॉर, इसलिए, व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड देयर डिसीजन, जब देश ने या सरकार ने अपना निर्णय घोषित किया, टू प्रोसिक्यूट सम ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स, कुछ भारतीय राष्ट्रीय यानी आज़ाद हिंद फौज के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दोषारोपण किया, फॉर ट्रीजन मतलब धोखे का, बिकॉज दे हैड ब्रोकन दियर ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जो शपथ लिया था उसे तोड़ा था। देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता की विरोध की एक लहर आ गई। देयर वेयर मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल, एक भारी आंदोलन छिड़ गया, संकेत हो गया। देयर वेयर परसिस्टेंट डिमांड्स,
एक तीव्र मांग उठी दैट द ऑफिसर शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अब इसमें हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान। जापान की हार का परिणाम क्या था? तो द डिफीट ऑफ जापान रिजल्टेड, जापान की हार का परिणाम था इन द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स गोइंग अवे, परिणाम स्वरूप मतलब आज़ाद हिंद फौज समाप्त होने जा रही थी। एंड सुभाष बोस डेथ इन ए प्लेन एक्सीडेंट, और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में होती है व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, जब वो अपने टोक्यो की यात्रा पर जा रहे थे। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट आइडिया डिड मेनी पीपल नॉट लाइक, बहुत से लोगों ने कौन सा विचार नहीं पसंद किया? तो मेनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया, बहुत से लोगों ने इस विचार को पसंद नहीं किया ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ ए कंट्री लाइक जापान एंड हर फैसिस्ट एलीज, कि भारत अपनी स्वतंत्रता की जीत को जापान जैसे और अपने मित्र देशों की सहायता से जीते। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सी वाला क्वेश्चन कह रहा है हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति के उदाहरण को किसने प्रस्तुत किया? तो सुभाष बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू प्रूव, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, कि यह एक राष्ट्रीयता की विरोध की लहर थी। तो देयर वेयर मैसिव डिमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल आंदोलन का संकेत था। एंड परसिस्टेंट डिमांड्स, और एक तीव्र मांग थी दैट द ऑफिसर शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, स्वतंत्र किया जाना चाहिए। व्हिच शोज दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, जो दर्शाता है कि यह एक राष्ट्रीयता के विरोध का लहर था। ई वाले में क्या कह रहा है बच्चों? एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का था, ई वाला 3 नंबर का है, लेकिन इसमें 3 भाग हैं। इसमें कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, म्यूटिनी शब्द पैसेज में यानी धोखा शब्द के लिए कौन सा अंग्रेजी लिया गया? तो द वर्ड ट्रीजन इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, पैसेज में एक शब्द ट्रीजन लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? म्यूटिनी होता है। इसके बाद में बी नंबर, इस दूसरा नंबर क्या कह रहा है? व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, पैसेज में कौन से शब्द का विलोम एक्विट है? तो पैसेज में एक्विट मतलब निर्दोष, और द वर्ड प्रोसिक्यूट मतलब दोषी कह सकते हैं। इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, एक्विट शब्द का विलोम है। अगला क्या कह रहे हैं बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, एक फ्रेज है जिसका अर्थ क्या है? फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, असहाय और निराश महसूस करना, क्रोधित महसूस करना। तो द फ्रेज फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड मीन्स, जो वाक्यांश फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड है उसका अर्थ है फीलिंग अनेबल टू डू एनीथिंग टू चेंज ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब एक मुश्किल या दुखकारी दुखद परिस्थिति को बदलने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस करना। एंड फीलिंग एनाइड और क्रोधित और इरिटेटेड या झुंझलाहट महसूस करना बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यानी बी, सेक्शन बी चलता है यहाँ से राइटिंग स्किल में। तो इसमें कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, किसी भी एक विषय पर आप
100 से 150 शब्दों में एक निबंध लिखिए। टॉपिक कौन कौन से हैं? द सिटी लाइफ मतलब शहर का जीवन, नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट रोजगार देने के लिए यांत्रिक शिक्षा की आवश्यकता, और तीसरा नंबर है सी नंबर है जर्नी टू ए हिस्टोरिकल प्लेस मतलब किसी भी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा। तो चलिए हम लोग बी नंबर पर देख लेते हैं, बी नंबर वाला कि नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार देने के लिए तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता। इन एन इरा डिफाइंड बाय रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन मतलब एक युग में जो डिजिटल रूप से तीव्र परिवर्तन और स्वचालन के एक युग में टेक्निकल एजुकेशन हैज़ बिकम द कॉर्नरस्टोन फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मतलब उचित या स्थायी रोजगार के लिए तकनीकी शिक्षा एक अहम कदम है या कह सकते हैं मुख्य भूमिका निभाता है। अनलाइक ट्रेडिशनल डिग्री मतलब पारंपरिक उपाधियों के अतिरिक्त प्रोग्राम्स मतलब जो योजनाएं हैं दैट ऑफन फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज जो कि अक्सर सैद्धांतिक जानकारी पर केंद्रित करता है, उसके समान या कह सकते हैं उससे भिन्न होकर के टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज इक्विप लर्नर्स विद प्रैक्टिकल तकनीकी और दूरस्थ शिक्षाएं जो हैं ये क्या करती हैं, सीखने वालों को या लर्नर को एक प्रयोगात्मक अवसर देती हैं, सुसज्जित करती हैं। जॉब रेडी स्किल्स, कोडिंग मतलब जिसमें वो उन्हें जॉब जैसे जो नौकरी के लिए तैयार करने वाली कुशलताएं वो कौन कौन सी, कोडिंग है, डाटा एनालिटिक्स है, एआई है, मैचेट्रॉनिक्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स है, ये सभी चीज़ें हैं। एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और आधुनिक निर्माण है, ये सभी चीज़ें क्या हैं, नौकरी देने वाली या कह सकते हैं कि जॉब आधारित एजुकेशन है। दीज स्किल्स अलाइन डायरेक्टली विद द करेंट मार्केट डिमांड, ये योग्यताएं ये कुशलताएं आधुनिक या कह सकते हैं तात्कालिक बाजार की मांग की आपूर्ति करती हैं। वेयर सेक्टर्स सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर कि जो विभाग हैं जैसे कि सूचना तकनीकी, मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण, कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी मतलब स्वास्थ्य संबंधी तकनीकियाँ, एंड ग्रीन एनर्जी रिपोर्ट और हरित ऊर्जा की जो सूचना है, इस शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल, इसमें कुशल लोगों की कमी है तो इसलिए इसकी आवश्यकता ज़्यादा है। ब्रिजिंग द स्किल गैप not only boosts productivity but also attracts foreign investment मतलब इस प्रकार की जो कुशलता की गैप है, भिन्नता है, ये न केवल उत्पादकता को बढ़ाती है बल्कि विदेशी निवेश को भी आकर्षित करती है। एज कंपनीज प्रीफर लोकेशंस विद स्किल्ड वर्कफोर्स, क्योंकि कंपनियां कुशल कर्मचारियों वाले क्षेत्र को ज़्यादा आकर्षित होती हैं। मोर इवर इससे भी अधिक टेक्निकल एजुकेशन शॉर्टेन्स द ट्रांजिशन फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग, जो तकनीकी शिक्षा है ये सीखने के साथ साथ इनकम यानी आय को भी बढ़ाती है थ्रू अप्रेंटिसशिप मतलब कर्मचारियों के साथ में सहयोग के साथ में इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेशन पथवेज और जो प्रमाण पत्र की रास्ते हैं, तरीके हैं, इन सब से रिड्यूसिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, जो साथ ही साथ क्या करती है, युवा बेरोजगारी को कम करती है। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड आर इन्वेस्टिंग इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, विश्व स्तर की सरकारें हैं ये क्या कर रही हैं, तो ये एक तकनीकी संबंधी प्रशिक्षण केंद्रों में अपना इन्वेस्ट कर रही हैं और जगह जगह लोगों को नौकरी प्रदान कर रही हैं। इसके बाद में क्या है बच्चों,
अपडेटिंग कैरिकुला मतलब एक निर्माण बना रही हैं या पाठ्यक्रम सामग्री को विस्तृत कर रही हैं। विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ मतलब एक आवश्यक तकनीकियों के साथ। एंड पार्टनरिंग विद इंडस्ट्री टू इंश्योर रिलेवेंस और उद्योगों के साथ में पार्टनरशिप भी कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए जर्मनी डुअल सिस्टम मॉडल, जो जर्मनी का दोहरी प्रथा की प्रारूप है। कंबाइनिंग क्लासरूम लर्निंग विद इन कंपनी ट्रेनिंग, वो क्लासरूम में सिखाते हैं और साथ साथ कंपनी में प्रशिक्षण भी कराते हैं यानी तकनीकी भी कराते हैं। हैज़ केप्ट इट्स यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट रिलेटिवली स्टेबल इवन ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, आज के आर्थिक संकट के दौरान भी युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है, अस्थायी रोजगार भी दे रही है। हाउएवर जैसा कि चैलेंजेस परसिस्ट मतलब चुनौतियां अभी भी हैं। सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब सामाजिक अवधारणा क्या हो रही है, कभी आवश्यक या कह सकते हैं कि समय वाले तकनीकियों से प्रशिक्षण से दूर है। इनडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त अवसंरचनाएं हैं। एंड इनसफिशिएंट अवेयरनेस स्ट्रांग एमंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, और अपर्याप्त जागरूकता छात्रों और माता पिता के बीच में जो अपर्याप्त जागरूकता है। एड्रेसिंग दीज रिक्वायर्स पॉलिसी एडवोकेसी, मतलब इन आवश्यकताओं की जो नीतियां हैं इनको संबोधित करते हुए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर्थिक वृद्धियां एंड रोबस्ट पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन और सार्वजनिक और व्यक्तिगत सहयोग की भावना से ये सभी बढ़ रहे हैं। व्हेन टेक्निकल एजुकेशन इज एक्सेसिबल, जबकि तकनीकी शिक्षा स्वीकार्य है, इंक्लूसिव सम्मानित है, एंड अलाइंड विथ मार्केट नीड्स और बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार है। इट ट्रांसफॉर्म्स ये ग्रोइंग पॉपुलेशन इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट, यह एक बढ़ती हुई जनसंख्या में रचनात्मक प्रयास है। फोस्टरिंग इकोनॉमिक रेजिलेंस एंड इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी, व्यक्तिगत संपत्ति और आर्थिक संपत्ति को बढ़ा भी रही। अब इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, सपोज यू आर शिवा, मान लो कि आप शिवा हैं, तो राइट ये लेटर टू द न्यूज़ एडिटर, आप एक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसमें समाचार पत्र का नाम भी दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, तो उनको एक पत्र लिखना है। कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, अपने क्षेत्र में पानी की खराब आपूर्ति की शिकायत करते हुए उन्हें पत्र लिखिए। अथवा राइट ये लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज, अथवा अपने कॉलेज के पुस्तकालय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन्स, और उन्हें कुछ अधिक पत्रिकाओं को लाने का निवेदन करते हुए लिखिए। मींट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए अर्थपूर्ण हो, उपयोगी हो। अब आंसर में देख लीजिए, आंसर क्या कह रहा है। टू द लाइब्रेरियन मतलब सेवा में, पुस्तकालय अधिकारी महोदय, फ़खरुद्दीन अली अहमद JIC यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश। रिस्पेक्टेड सर, श्रीमान जी, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, मैं आशा करता हूँ कि यह पत्र आपको अच्छे से प्राप्त हो गया। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसीडर एडिंग ए फ्यू मोर मैगजीन्स, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कुछ और पत्रिकाओं को लाने के लिए अपना ध्यान आकर्षित करें, विचार करें। फोकस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं पर आधारित हों,
जैसे कि यूपीएससी है, गेट है, कैट है, एसएससी है, क्लैट है, आईईएलटीएस है। टू आवर कॉलेज लाइब्रेरी, इसे हमारे पुस्तकालय में, कॉलेज के पुस्तकालय में मंगाने का कृपा करें। दीज मैगजीन्स प्रोवाइड अपडेटेड सिलेबी, ये पत्रिकाएं आधुनिक या कह सकते हैं कि तत्कालिक ज्ञान हमें सिलेबस प्रदान करती हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के लिए अभ्यास प्रश्न प्रदान करती हैं। एंड करेंट अफेयर्स, और करेंट अफेयर प्रदान करें। दैट आर क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जाम्स, जो ऐसी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयारी करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हाउएवर, जैसा कि द करेंट कलेक्शन इज लिमिटेड, जो करेंट का यानी आधुनिक संग्रह ये बहुत सीमित है। एंड ऑफन आउट ऑफ स्टॉक, और अक्सर स्टॉक से वंचित है। एडिंग ए फ्यू मोर टाइटल्स वुड ग्रेटली बेनिफिट द स्टूडेंट कम्युनिटी, इस प्रकार के जो शीर्षक हैं इनको जोड़ने से छात्र समुदाय को बहुत अधिक लाभ होगा। एंड सपोर्ट देयर कैरियर एस्पायरेशंस, और उनके कैरियर के निर्माण में उनका बहुत मदद करेगा। आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी रहूँगा। इफ़ यू कुड लुक इनटू दिस मैटर एट द अर्लीस्ट, यदि आप इस मामले में शीघ्र से शीघ्र ध्यान दें। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट, आपकी समझने के लिए और मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। योर सिंसियरली, आपका बहुत ही यक्स यक्स यक्स। यहाँ पर डेट डाल देंगे 24/11/2025, जैसा कि जो भी परीक्षा का डेट है वो डेट डालना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए सेक्शन बी खत्म हुआ, सेक्शन सी शुरू हुआ। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलो भैया देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ए, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड, मतलब जो अधिकारियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी कहते हैं, या डेमोक्रेसी, या ऑटोक्रेसी, या फिर ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो जनता के द्वारा चलाया जाता है, ऑटोक्रेसी जिसमें स्वचालित सरकार हो, कोई एक व्यक्ति हो, और ब्यूरोक्रेसी ऐसे सरकार को कहते हैं जो अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बी इसका कह रहा है 4 का बी, द फ्राज नल एंड वाइड मीन्स, नल और वाइड मीन्स क्या होता है? इनइफेक्टिव होगा, या इफेक्टिव होगा, या इनफोर्स होगा, या फोर्सफुल होगा? तो जो नल एंड वाइड है बच्चों, इसका मतलब होता है इफेक्टिव, यानी प्रभावशाली। क्या होता है? प्रभावशाली होता है। इसके बाद में सी नंबर कह रहा है कि द सिनोनिम्स ऑफ बोल्ड फॉर बोल्ड इज, मतलब बोल्ड का पर्यायवाची क्या है? करेजियस है, या ओबीडियंट है, या इनपर्टिनेंट है, या क्रूअल है? तो बोल्ड मतलब साहसी होता है, और करेजियस का मतलब भी साहसी होता है, तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर क्या कह रहा है? डी नंबर कह रहा है कि दीपू स्टडीज सिंस 7 AM टू 9 AM डेली, दीपू प्रतिदिन 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ता है। Which word is an error in the sentence, इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है? फॉर गलत है, या फ्रॉम गलत है, या सिंस गलत है, या फिर टू गलत है? क्या गलत है बच्चों? कहाँ पर गलती है? तो सिंस गलत है कि सही है? तो देखिए इसमें पहली बात तो फ्रॉम है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। फॉर भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। और टू है, लेकिन यहाँ पर टू बिल्कुल सही है। यहाँ पर दीपू स्टडीज सिंस 7 AM टू 9 AM, तो 7 to 9 AM होना चाहिए। टू यहाँ पर गलत जगह पर लगा हुआ है ना, आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ क्रूअल इज, क्रूअल का विलोम क्या है? मर्सीलेस है, या ब्रूटल है, या अनकाइंड है, या काइंड है?
तो बच्चों क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, और मर्सी लेस मतलब भी इसका अर्थ भी निर्दयी होगा, ब्रूटल मतलब भी निर्दयी होगा, और अनकाइंड मतलब भी निर्दयी होगा, लेकिन काइंड मतलब दयालु होता है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, किसी एक को आप अप्रत्यक्ष कथन में बदल दीजिए। ये पांचवा का ए वाला है, तो पांचवा के ए वाले में क्या कह रहा है? पहला इसमें द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स, जनरल ने अपने सैनिकों से कहा, मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ो, एंड किल द एनिमी, और शत्रु को मार दो। क्या कहा? कि आगे बढ़ो और शत्रु को मार दो। अब इसका क्या बनेगा? द जनरल ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, जनरल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी, मतलब आगे बढ़ने का और शत्रु को मार देने का आदेश दिया। अब पांचवा के ए में ही दूसरा वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या है बच्चों? कह रहे हैं कि नरेंद्र सेड टू पूजा, नरेंद्र ने पूजा से कहा, आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड, क्या तुम उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो, या तुम्हारे पास वो अर्हताएं हैं जो आपने अप्लाई किया है? तो आंसर में देखते हैं नरेंद्र, देखिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, पूजा हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए इफ लग जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यू का चेंजिंग होगा पूजा से, क्योंकि यू क्या है? सेकंड पर्सन का है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये वाला आपका पास्ट टेंस में है, तो इसलिए इधर भी पास्ट टेंस में होगा, और आर बदल जाएगा वाज में, क्वालिफाइड हो जाएगा फॉर द पोस्ट। फिर यू जो है यहाँ पर, इसकी भी चेंजिंग किससे होगी? तो पूजा से ही होगी, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा और अप्लाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट सी अप्लाइड, क्या वह उस पोस्ट के लिए मतलब योग्य है जिसके लिए उसने निवेदन किया था। अच्छा, बी नंबर पर क्या कह रहा है? बी नंबर में कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक का आप वाक्य में जोड़िए जो जैसा निर्देश दिया गया है, जैसा कि निर्देश दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं? द पेशेंट इज वेरी वीक, रोगी बहुत कमजोर है। क्या कहा गया? रोगी बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से ऊपर नहीं चल सकता है। भैया कैसा है? रोगी कमजोर है और सीढ़ियों से ऊपर नहीं चल सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बदलना किसमें है? सिंपल सेंटेंस में। तो बना दीजिए एडवर्ब टू का प्रयोग करके, और क्या हो जाएगा? द पेशेंट इज टू वीक, मतलब रोगी इतना टू वीक टू वॉक अप स्टेयर्स, सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने के लिए बहुत अधिक कमजोर है। क्या कहा? कि रोगी सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए बहुत अधिक कमजोर है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि दूसरा वाला हमसे क्या कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है शीला डिड समथिंग, शीला ने कुछ किया, नो वन न्यू दैट, इसे कोई नहीं जानता था। क्या कहा? कि शीला ने कुछ किया, इसे कोई नहीं जानता था। इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे किस में बनाना है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। और क्या कह रहा है? नो वन न्यू, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता भैया? कि व्हाट शीला डिड, कि शीला ने क्या किया। कोई नहीं जानता है कि कोई नहीं जानता कि शीला ने क्या किया। और ये आप लोगों का बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एक बार सभी लोग क्लास को फिर से शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग हैंड रेज वाला इमेज भेजिए, इमोजी हैंड रेज वाला आप लोग भेजिए, और दिखाइए कि हाँ आपको क्लास समझ में आ रही है। सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करते रहें। और देखते हैं सी नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों। सी नंबर पर कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, किसी भी एक नीचे दिए गए वाक्य को निर्देश के अनुसार रूपांतरित कीजिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया? डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, उसे अपने परिवार के रहस्यों को मत बताओ। क्या कहा गया? कि उसे अपने परिवार के रहस्यों को मत बताओ। और करना क्या है? इसको पैसिव वॉइस में बदल देना है।
इनटू पैसिव वॉइस। तो भैया क्या कह रहा है, यू आर फॉरवेड टू टेल हिम, तुम्हें मना किया जाता है टू टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार के रहस्यों को उसे बताने के लिए, तुम्हें उसे अपने परिवार के रहस्यों को बताने के लिए मना किया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्या कह रहा है, नो मैन इन द सिटी इज सो रिच एज ही इज, इस शहर में कोई भी व्यक्ति उतना अधिक धनी नहीं है जितना कि वह है। बदलना किसमें है, इनटू एक सुपरलेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री में बदल दीजिए, उत्तमावस्था में बदल दीजिए। तो चलिए बदलते हैं हम। देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है। सबसे पहले क्या है, मुख्य शब्द लाना है, तो भैया उसी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद वर्ब लाना है, फिर दा लाना है, और सो रिच एज ये पॉजिटिव फॉर्म है, इसको कंपैरेटिव फॉर्म में ले जाएंगे तो रिचेस्ट हो जाएगा। ही इज़ द रिचेस्ट। अब यहाँ से नो हट जाएगा, जो बच रहा है वो लिख दिया जाएगा मैन इन द सिटी, यानी वह इस शहर में सबसे अमीर व्यक्ति है, सबसे धनी व्यक्ति है। इसके बाद में देखते हैं डी वाले में कह रहा है बच्चों, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, किसी नीचे दिए गए किसी वाक्य में से एक को आप क्या कीजिए, सही करके लिख दीजिए। तो क्या कह रहा है, द जेंट्री ऑफ द सिटी वाज इन्वाइटेड इन द फंक्शन। जेंट्री मतलब होता है जो सम्मानित लोग होते हैं, शहर के या समाज के जो सम्मानित लोग होते हैं उन्हें जेंट्री कहा जाता है। तो शहर के सम्मानित श्रेष्ठ लोग को फंक्शन में आमंत्रित किया गया था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जेंट्री मतलब मैंने बताया सम्मानित लोग, यानी एक वचन नहीं है, ये प्लूरल नंबर है। तो भैया वाज के जगह पर वर कर दीजिए। बाकी ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। अगर आप वर्ब प्लूरल नहीं ले रहे हैं तो सब्जेक्ट को सिंगुलर कीजिए, जो कि यहाँ पर अपरिवर्तित है, बदला नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, वियर का प्रयोग कर देंगे और ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा वाक्य कह रहा है कि ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू, वह दोनों में से सबसे लंबा है। कितने लोग हैं, केवल 2 लोग। तो जब केवल 2 लोग होंगे तो वहाँ पर या तो पॉजिटिव डिग्री हो सकती है या कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है। सुपरलेटिव कब होती है, जब 2 से अधिक की बात होती है। अगर केवल 2 की बात हो रही है तो वहाँ पर पॉजिटिव या कंपैरेटिव ही हो सकता है। तो यहाँ पर जो द टॉलेस्ट लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, द टॉलर कर देंगे, बस सही हो जाएगा। ही इज द टॉलर ऑफ द टू, वह उन दोनों में से अधिक लंबा है, मतलब वह दोनों में से अधिक लंबा है। यहाँ पर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में, और इस प्रकार से ये वाक्य आपका हो गया। अब देखते हैं बच्चों ई नंबर क्या कह रहा है, ई नंबर आपसे कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के किसी एक जोड़े का प्रयोग कीजिए। कहाँ, इन योर आउन सेंटेंसेज, अपने खुद के वाक्यों में एक जोड़े का प्रयोग कीजिए। टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर, उनके अर्थों में स्पष्ट अर्थ प्रकट करते हुए। देखिए ब्राइडल और ब्रिडल 2 शब्द लिए गए हैं, तो पहले मैं इसका प्रयोग बता दूं। द ब्राइडल बॉकेट वाज ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ वाइट रोजेज एंड लिलीज। इस ब्राइडल का मतलब होता है शादी। तो ब्राइडल बॉकेट वाज ये ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, मतलब जो शादी का एक व्यवस्था था, दुल्हन मतलब ब्राइडल मतलब दुल्हन कह सकते हैं। तो जो दुल्हन के जोड़े की व्यवस्था थी वो बहुत ही सुंदर रोज, सफ़ेद रोज और लिली से सजाया गया था। और ब्रिडल का मतलब क्या होता है, ब्रिडल मतलब होता है काठी, जो घोड़े की पीठ पर रखी जाती है। तो द हॉर्सेस ब्रिडल वाज एडॉर्न्ड विद इंट्रिकेट सिल्वर डेकोरेशंस, घोड़े की जो काठी थी उसे चांदी के आकर्षक पत्तियों से सजाया गया था। तो इस प्रकार से पहले ब्राइडल का मतलब दुल्हन का जोड़ा, और दूसरे ब्रिडल का मतलब क्या होता है बच्चों, घोड़े की काठी। अब हम लोग देखते हैं चिली और चिली। एक चिली का मतलब होता है मिर्चा, दूसरी चिली का मतलब होता है ठंडा। तो यहाँ चिली का देखते हैं, द रेसिपी कॉल्स फॉर 2 ग्रीन चिलीज,
मतलब जो रेसिपी था भोजन की, वो मतलब कह सकते हैं थाल था, व्यवस्था था, उसमें 2 हरी मिर्चियों की आवश्यकता थी टू एड फ्लेवर टू द डिश। उस थाली में थोड़ा सा और अधिक स्वाद लाने के लिए 2 हरी मिर्चियों की आवश्यकता थी। तो इस चिली का मतलब मिर्चा हुआ। अब दूसरा चिली ठंडा कह रहा है, इट इज़ ये चिली विंटर मॉर्निंग, ये एक ठंडी सुबह, जाड़े की सुबह थी। सो आई हैड रिकमेंड वियरिंग ये वार्म कोट, इसलिए मैंने एक गर्म वेयर करते रहिए बच्चों। 6 नंबर कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। चलिए देख लेते हैं, मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है। तो क्या कहा गया, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। भैया मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता है। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। अधिकाधिक लोगों के लिए ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव रीड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। अधिकांश लोगों ने उनकी कहानियों और उपन्यासों को पढ़ा है। इसके बाद में क्या है, उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं, हिज स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स रिफ्लेक्ट मतलब झलक देते हैं द लाइफ ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़, मतलब गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों का, लिविंग इन विलेजेस गाँव में रहने वाले लोगों का। फिर क्या कह रहे हैं, उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयां, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। तो भैया क्या करेंगे, ही हैज़ रिटन ओपनली अबाउट विलेजेस कस्टम्स, सोशल इविल्स, द ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड सुपरस्टिशंस, मतलब अंधविश्वास। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो ही हैज़ प्रूव्ड दैट लिटरेचर इज़ ए मिरर ऑफ सोसाइटी। इस प्रकार से सेक्शन सी तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन डी पर। उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़ोरदार तरीके से इसे शेयर भी कर दीजिए। 40 नंबर का क्वेश्चन जो किताबों में है उसके क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में प्रत्येक का दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी के निवासी कौन हैं। व्हाट डू दे डू फॉर देयर लिवलीहुड, वह अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं। तो देखिए, द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी आर प्राइमरली इमाइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। सीमापुरी के निवासी प्राथमिक रूप से बांग्लादेश के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, बांग्लादेश के। हु सेटल्ड इन दिस एरिया इन 1971, जो 1971 में इस क्षेत्र में व्यवस्थित हो गए थे। दे लिव इन मेकशिफ्ट होम्स, वह अस्थाई बने हुए घरों में रहते हैं। विद मड स्ट्रक्चर्स, मतलब कीचड़ से, एंड रूफ्स मेड ऑफ टिन एंड ट्रिपोलियन, मतलब कीचड़ की दीवारें होती हैं, मिट्टी की दीवारें, और उसके ऊपर टिन या फिर त्रिपाल की छत होते हैं। अब इसमें ये भी तो पूछा गया कि वो अपने जीविका के लिए क्या करते हैं। तो फॉर दियर लिवलीहुड, अपनी जीविका के लिए, दे इंगेज इन वेरियस इनफॉर्मल एक्टिविटीज़, वह विभिन्न अनौपचारिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं। मेनली रैग पिकिंग, मुख्य रूप से कूड़ा बीनना। कलेक्टिंग रिसाइक्लेबल मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल और पेपर फ्रॉम गार्बेज, और जो पुनर्चक्रित पदार्थ हैं जैसे कि प्लास्टिक है, धातुएं हैं और कागज़ हैं, इन सबको कूड़े के ही मतलब ढेर से उठाते हैं। टू सेल एंड अर्न मनी, बेचते हैं और रुपए कमाते हैं। अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है कि व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला ने
गांधी जी को चंपारण में लाने के लिए क्या किया था? तो राजकुमार शुक्ला met गांधी at the Lucknow session of the Indian National Congress in 1916. राजकुमार शुक्ला गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में लखनऊ में मिला था। एंड शेयर्ड द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडिगो ग्रोवर्स, और नील उत्पादनकर्ताओं के दुखों को उसने उनसे साझा किया था। इनवाइटिंग हिम टू विजिट चंपारण, चंपारण में आने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हुए, टू विटनेस द मिजरीज ऑफ द पीजेंट्स फर्स्ट हैंड, सबसे पहले जो वहाँ पर किसान थे उनके संकटों को देखने के लिए उन्हें वहाँ पर आमंत्रित किया था। शुक्ला परसिस्टेड इन हिज एफर्ट्स, शुक्ला अपने कार्य में दृढ़ रहा। फॉलोइंग गांधी टू वेरियस प्लेसेस अंटिल ही फाइनली कन्विंस्ड हिम टू विजिट चंपारण इन 1917। गांधी जी का पीछा करता रहा जब तक कि गांधी जी 1917 में चंपारण आने के लिए उससे असहमत नहीं हो गए। गांधीज विजिट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, गांधी का मिलना ही चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ था। ए सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण आंदोलन का शुरुआत हो चुका था। अच्छा, बी नंबर दोनों में से कोई एक करना था। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? बी नंबर कह रहा है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में बर्लिन के आदेश के कारण क्या क्या परिवर्तन था। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा परिवर्तन था। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल के लिए बर्लिन के आदेश ने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया था। कौन कौन सा परिवर्तन था? द यूजुअल हसल एंड बसल ऑफ स्कूल लाइफ केम टू ए स्टैंड स्टिल, मतलब जो प्रतिदिन का अक्सर का शोर शराबा स्कूल के जीवन में होता था वो उस दिन एकदम से शांत था। टीचर एम हैमेल बिकेम मोर सिंपैथेटिक, एम हैमेल अध्यापक और अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो गए, एंड पेशेंट और धैर्यवान हो गए विद हिज स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के साथ। व्हाइल द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन द क्लास, जबकि जो छात्र थे वो कक्षा में और अधिक आकर्षक हो गए, ध्यानपूर्ण हो गए, चौकन्ने हो गए। द विलेजर्स मतलब गाँववासी, हु ऑक्यूपाइड यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस, जो सीटें अक्सर खाली रहती थीं, शोड रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हैमेल, वह वहाँ पर अपना सम्मान दिखाने के लिए आए हुए थे और एम हैमेल को आभार प्रकट करने के लिए आए थे। रिग्रेटिंग नॉट अटेंडिंग स्कूल मोर ऑफन, इस बात का पछतावा करते हुए कि अब वह इसके बाद स्कूल में नहीं आ पाएंगे। इसके बाद में क्या है बच्चों? अथवा, मान लो उसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसी पाठ का क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आशा है आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। एम हैमेल एम्फेसाइज्ड, एम हैमेल ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच भाषा थी वह विश्व की सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक स्पष्ट और सबसे अधिक तार्किक भाषा थी। ही स्ट्रेस्ड इट्स इम्पोर्टेंस एज ए की टू फ्रीडम, उन्होंने इसे एक स्वतंत्रता की चाबी के रूप में इसके महत्व को बताया है। एंड अर्ज्ड हिज स्टूडेंट्स टू गार्ड इट, और अपने छात्रों से इसकी सुरक्षा का निवेदन किया। नेवर फॉरगेटिंग इट, कभी ना भूलने का निवेदन किया। एमिडेस्ट द प्रूसियन ऑक्यूपेशन, जब पर्सिया का उस पर अधिकार हो गया था उसके बीच में। हैमेल हाईलाइटेड, हैमेल ने ये भी दिखाया दैट एज लॉन्ग एज पीपुल हेल्ड ऑन टू दियर लैंग्वेज,
कि जब तक लोग अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, दे हेल्ड द की टू दियर फ्रीडम, वह अपनी स्वतंत्रता की चाबी पर समझ लो पकड़ बनाए हुए हैं। कंपेयरिंग इट टू ए मीन्स ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ऑपरेशन, इसे एक मतलब शोषण से स्वतंत्र होने की तुलना के रूप में करते हुए उन्होंने इसे के लिए कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। नीचे दिए गए किसी भी शब्द का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। जिसमें पहला क्या कह रहा है, ए वाला, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, एंड व्हाट डिड ही डू देयर, और वहां उन्होंने क्या किया। अब इसका आंसर देखते हैं। तो गांधी जी रीच्ड चंपारण इन 1917, गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे टू एड्रेस द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स, मतलब जो नील किसानों की स्थिति को संबोधित करने के लिए गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे। ही मेट विथ द लोकल लीडर्स, वो स्थानीय नेताओं से मिले, एंड टूर्ड द विलेजेस गैदरिंग इंफॉर्मेशन, और सूचना इकट्ठा करते हुए गांवों में उन्होंने भ्रमण किया अबाउट द फार्मर्स कंडीशन, किसानों की स्थिति के बारे में। ही देन लेड ए कंपेरिजन टू गैदर एविडेंस, फिर उन्होंने साक्ष्यों को इकट्ठा करने का एक अभियान चलाया, एंड मोबिलाइज द फार्मर्स, और किसानों से संपर्क किया। अल्टीमेटली लीडिंग टू द एबोलिशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, जो बर्बादीपूर्ण नील रोपण कृषि का एक प्रथा थी, उसको पूरी तरीके से समाप्त करने में उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया। एंड और ए सिग्निफिकेंट विक्टोरी फॉर द चंपारण मूवमेंट, और उन्होंने क्या किया कि चंपारण आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण विजय भी प्राप्त कर ली। मार्किंग ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। अब क्या कह रहा है बच्चों, बी नंबर, मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे आपको करना होगा। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप, द रेड ट्रैप कहानी में जो घुमक्कड़ था अर्थात चूहेदानी का विक्रेता था, उसका चरित्र चित्रण आपको करना है। तो चलिए देख लेते हैं भैया। द पेडलर इज ए वांडरिंग सेल्समैन, जो घुमक्कड़ है वह एक घूम टहल करके बेचने वाला सेल्समैन है, विक्रेता है। कनिंग एंड रिसोर्सफुल, मतलब कि चतुर भी है और संसाधन से पूर्ण भी है। यट इम्पोवर्सीड एंड मार्जिनलाइज्ड, फिर भी वह गरीब है और क्या है, बहुत ही दयनीय है। ही सेल्स रैट ट्रैप्स, वह चूहेदानियाँ बेचता है, एंड अदर स्मॉल गुड्स, और अन्य छोटी चीज़ें भी रखता है। बट इज़ आल्सो ए थीफ, लेकिन वह एक चोर भी है। स्टेलिंग फ्राम दोज, उनसे वो चोरी करता है, हु ट्रस्ट हिम, जो उस पर भरोसा करते हैं, उन लोगों से वह धन भी चुराता है। हिज एक्सपीरियंस हैव मेड हिम साइनिकल व्यूइंग द वर्ड्स एज रेड ट्रैप, उसके जो दृष्टिकोण है, उसके अनुभव हैं, उसने वह संसार को एक चूहेदानी के दृष्टिकोण से देखने के लिए उसे निर्भर बनाता है। यट फिर भी ही रिटेन्स ए डीप सीटेड डिज़ायर फॉर ह्यूमन कनेक्शन, वह मनुष्यों के संपर्क में रहने का एक बहुत ही गहरा इच्छा उसकी होती है, बहुत अधिक गहरी भाव होती है। एंड और काइंडनेस मतलब दयालुता होता है। रिवीलिंग ए कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, जो उसको एक मिश्रित और बहुउद्देशीय चरित्र का उसके निर्माण कराता है, के रूप में उसे प्रकट करता है। अब इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। एक बार सभी लोग बाबू लाइक कर दीजिए क्लास को, और ज़ोरदार तरीके से इसे आप सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी आप करते चलिए, लगे हाथ। क्या करना है, क्लास तो पढ़ ही रहे हैं, यकीन मानिए आपको बेहतर से बेहतर मिलता रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके भी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कह रहे हैं परहैप्स यानी शायद, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलाइव, और बाद में पुनः जीवित सिद्ध हो जाता है। नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। इसके बारे में इन्होंने बताया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें कौन सा पाठ, कौन सा अध्याय पढ़ा सकती है, सिखा सकती है। तो द अर्थ कैन टीच अस द लेसन ऑफ होप एंड रिन्यूअल, पृथ्वी हमें आशा और पुनर्निर्माण के अध्याय को, पाठ को पढ़ा सकती है। दैट इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ रिबर्थ एंड रिवाइवल, तो उस समय भी पुनर्जन्म और पुनः जीवन की एक आशा, एक संभावना बनी रहती है। इसके बाद में अगला देखते हैं, बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है व्हाट रिमेन्स एलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है तो उस समय भी क्या जीवित बचा रहता है। तो लाइफ रिमेन्स एलाइव, जीवन जीवित रहता है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है। एज द अर्थ इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि जीवन हमेशा, मतलब पृथ्वी हमेशा जीवन से भरी होती है, एंड विटेलिटी और महत्व से भरी होती है। इवन इन सीमिंगली बैरन टाइम्स, मतलब सबसे अधिक बंजर समय में भी, मुश्किल समय में भी पृथ्वी ऐसा प्रतीत होती है। सी नंबर क्या पूछ रहा है। तो सी नंबर कह रहा है व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, कवि हमसे क्या करने के लिए कहता है। तो द पोएट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट, कवि हमसे शांत रहने के लिए कहता है। एंड इंट्रोस्पेक्ट, और आशावादी बने रहने के लिए कहता है। काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनते हुए। अलाउिंग आवर सेल्व्स ए मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड काम, हम सबको गंभीर और शांति के एक क्षण में रहने के लिए कहता है। एंड लेटिंग गो ऑफ फॉर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, और जो बर्बादीपूर्ण समय है या अवसर है उनसे हमें। 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी मतलब नीचे दिए गए कविता में से, नामों में से किसी एक पर आप केंद्रीय भाव उसका लिखिए। तो कीपिंग क्वाइट है बच्चों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, और ए रोड साइड स्टैंड है। बार बार कहता हूँ 5 सेंट्रल आइडिया है, कोई भी 3 आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखते हैं इसमें से कि क्या है। इसमें से आप लोगों का जो सेंट्रल आइडिया है, द सेंट्रल आइडिया पाब्लो नेरूडाज पोएम, मतलब पाब्लो नेरूडा की कविता का केंद्रीय भाव कीपिंग क्वाइट, जो क्या है कीपिंग क्वाइट है, इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ये आत्म दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाव है। साइलेंस मतलब शांति का, एंड स्टिलनेस और गंभीरता का, इन एक पोएटिक वर्ड, एक अद्भुत शोर शराबापूर्ण संसार में। द पोएट एडवोकेट्स फॉर ए मोमेंट टू ऑफ कलेक्टिंग क्वाइट्यूड, कवि एक क्षण के लिए पूरी तरीके से शांति करने का वकालत करता है, अर्थात बात करता है। व्हेयर पीपुल सीज देयर एक्टिविटीज़, जहाँ पर लोग अपने क्रियाकलापों को रोक दें, बंद कर दें। एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, और अपने कार्यों को प्रभावित कर दें, मतलब परावर्तित कर दें इमोशंस, अपने भावों को। एंड कनेक्शंस, और अपने
लगामों को पुनः वो परावर्तित कर सकें। द साइलेंस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, शांति केवल शोर शराबों का बंद हो जाना ही नहीं है या अनुपस्थित होना ही नहीं है, बट ए कैटालिस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बल्कि अपने आप को समझने का एक उत्प्रेरक है। यूनिटी, एकता का, एंड हार्मोनी, और संयम के लिए यह एक उत्प्रेरक है। नेरूडा एम्फेसाइज द नीड टू पॉज, नेरूडा रुकने की आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक कहते हैं। इंट्रोस्पेक्ट एंड रिकनेक्ट विद वन सेल्फ एंड नेचर, किसी को भी अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए और प्रकृति से जुड़ने के लिए यह एक उत्प्रेरक के रूप में सजेस्टिंग, सुझाव देते हुए दैट सच मोमेंट्स कैन लीड टू पर्सनल एंड ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, कि इस प्रकार का क्षण व्यक्तिगत और वैश्विक रूपांतरण को आगे बढ़ा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, नीचे दिए गए किसी भी प्रश्न का 40 शब्दों में प्रत्येक का उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न इसमें से क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर रोल इन द स्टोरी द टाइगर किंग, द टाइगर किंग कहानी में इस ज्योतिषी की क्या भूमिका थी। तो द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया, द टाइगर किंग्स डेथ वुड बी काज्ड बाई ए टाइगर, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया कि बाघ राजा की मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी। प्रमोटिंग द किंग टू किल 99 टाइगर्स, जिसने बाघ राजा को यानी राजा को 99 बाघों को मारने के लिए प्रेरणा दे दी। दिस प्रोफेसी सिंबोलाइज्ड द इनविटेबिलिटी ऑफ फेट, यह भविष्यवाणी उसके भाग्य का पूरी तरीके से एक दूसरे से मिला जुला हुआ प्रतीक है। अल्टीमेटली फुलफिल्ड, जो अंततः पूरी होती है। व्हेन द किंग डाइड फ्रॉम ए वुडन टॉय टाइगर, जब राजा एक लकड़ी के बाघ से, खिलौने वाले बाघ से मर जाता है। आयरॉनिकली द 100 टाइगर, जो एक प्रतीकात्मक रूप से 100वां बाघ था। और अथवा में क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया। व्हेन ही वाज 22, जब वह 22 साल का था तो उसे अमेरिका क्यों भेजा गया। तो यह सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका एट 22, सदाओ को 22 वर्ष की उम्र पर अमेरिका भेजा गया टू स्पेशलाइज इन सर्जरी एंड मेडिसिन, मतलब शल्य चिकित्सा और किसमें, और औषधि में विशेषज्ञता, कुशलता प्राप्त करने के लिए भेजा गया। टू ब्रोडन हिज मेडिकल नॉलेज, अपने औषधीय ज्ञान एंड स्किल्स और कुशलता को विस्तृत करने के लिए। एंड टू बिकम ए रिनोन्ड सर्जन, और एक प्रसिद्ध सर्जन बनने के लिए उसे भेजा गया था। फुलफिलिंग हिज फादर्स विशेज, अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए। एंड जापान्स नीड फॉर स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशन, और प्रोफेशनल्स, और जापान के एक कुशल औषधीय व्यवसाय की आवश्यकता को देखते हुए उसे इसके लिए भेजा गया था। अब देखते हैं इसमें बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है हु वाज हना, हना कौन थी, और हाउ डिड हना मीट सदाओ, हना सदाओ को कैसे मिली। तो देखते हैं भैया कि हना कौन थी और वह सदाओ को कैसे मिली। हना वाज डॉक्टर सदाओज वाइफ, हना सदाओ की पत्नी थी। ए जापानी सर्जन, जो एक जापानी शल्य चिकित्सक था। दे मेट इन अमेरिका, वह अमेरिका में मिले व्हाइल स्टडीइंग, जब अध्ययन कर रहे थे। इंट्रोड्यूस्ड एट ए प्रोफेसर्स डिनर पार्टी, एक प्रवक्ता के रात्रि भोज की पार्टी में एक दूसरे से वह परिचित हुए। सदाओ परस्यूड हर आफ्टर कन्फर्मिंग, सदाओ से ये पहले कन्फर्म होने अर्थात विश्वस्त होने के बाद उसने उसे मनाया, और ये कन्फर्म हुआ कि हर जापानीज हेरिटेज की, उसकी सांस्कृतिक विरासत जापानी विरासत की थी। ड्यू टू हिज फादर्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़, अपने पिताजी के पारंपरिक मूल्यों के कारण उसने ऐसा किया था। अथवा क्या कह रहा है बच्चों,
अथवा कह रहा है और में हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लैम्ब, डेरी लैम्ब से कैसे प्रभावित हुआ। तो डेरी वाज इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब्स काइंडनेस, डेरी मिस्टर लैम्ब की दयालुता से प्रभावित था। पॉजिटिव आउटलुक, उनके सकारात्मक पक्ष से प्रभावित था। एंड एक्सेप्टेंस, और स्वीकृति से प्रभावित था। डिस्पाइट हिज आउन फिजिकल इम्पेयरमेंट, अपने खुद के व्यक्ति मतलब शारीरिक परिवर्तन होने के कारण भी। मिस्टर लैम्स वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट, श्रीमान लैम का जो उत्साह के शब्द थे, एंड एम्फेसिस ऑन इनर ब्यूटी, और आंतरिक सुंदरता पर जो दृढ़ता के शब्द थे, रिसोनेटेड विद डेरी, और डेरी के साथ घुल मिल गए। हेल्पिंग हिम कन्फ्रंट हिज इनसिक्योरिटीज, उसकी असुरक्षाओं का उसे सामना करने में उसकी मदद करते हुए। एंड कंसिडर ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, और जीवन के बारे में एक अलग अवधारणा को धारित करते हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। मतलब नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का आप 80 शब्दों में उत्तर देते हुए उसका मतलब उत्तर दीजिए। डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। कह रहे हैं कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मतलब जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पाठ के आधार पर अंटार्कटिका का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं भैया। अंटार्कटिका इज ए ब्रीथ टेकिंगली ब्यूटीफुल एंड आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका सांस लेता हुआ यानी जीवित, सुंदर और एकांत महाद्वीप है। करेक्टराइज्ड बाय इट्स एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, जो अपने विस्तृत सफ़ेद भूभाग से बहुत ही अधिक विस्तृत था। अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, मतलब बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से नीला क्षितिज था। एंड स्योरल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, और जो जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव पर होता है तो उसमें पूरी तरीके से गर्मी का प्रकाश, 24 घंटे गर्मी का प्रकाश पाता है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ इमेंस साइलेंस, ये एक गहरे शांति का स्थान है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ऑकेशनल एवेलेंच, जो आर कैल्विंग आइस शीट, जो कभी कभी केवल बर्फ के चद्दरों के सरकने या टूटने से प्रभावित होता है। द कॉन्टिनेंट इज होम टू ए वास्ट एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ, यह महाद्वीप एक विस्तृत जंगली जीवन का क्या है, घर है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक मिजेस एंड माइट्स, मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले छोटे छोटे कणों से लेकर के टू मैजेस्टिक ब्लू व्हेल्स, विस्तृत नीली व्हेल तक यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और यहाँ के जो बर्फ़ के चट्टान हैं उतने बड़े बड़े हैं जितने कि एक देश हैं। अंटार्कटिका होल्ड्स सीक्रेट्स ऑफ द टू द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्यों को पकड़े हुए है। विद 90% ऑफ द प्लैनेट्स आइस स्टोर्ड हियर, यहाँ पर पूरे ग्रह का 99% बर्फ यहीं पर संग्रहित है। इट इज़ ए प्लेस, यह एक ऐसा स्थान है वेयर जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड, जहाँ पर भौगोलिक इतिहास फंसा हुआ है। रिवीलिंग क्लूज अबाउट द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, जो गोंडवाना के एक विस्तृत मतलब उपमहाद्वीप गोंडवाना का रहस्यों को प्रकट करता है। इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन, मतलब कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन और संघनन, सब कुछ यहाँ पर है। द कॉन्टिनेंट्स फ्राइजिल इकोसिस्टम, जो इस महाद्वीप का नाजुक पारितंत्र है। मेक्स इट ए क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये इसे एक जलवायु परिवर्तन का एक नाजुक संकेतक के रूप में दर्शाता है। सर्विंग एज ए वार्निंग साइन फॉर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का एक बहुत ही
चेतावनीपूर्ण प्रतीक के रूप में है। अब देखते हैं बी वाले में, मतलब दोनों में से कोई एक करना है और ये अब पूरी तरीके से इस सेशन का लास्ट है। कह रहे हैं हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, मतलब मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल यानी तृतीय तल के बारे में उसने क्या कहा था। तो चलिए देखते हैं भैया। द साइकियाट्रिस्ट इन क्वेश्चन इज डॉक्टर सैम बिनर, ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। इस प्रश्न में साइकियाट्रिस्ट जो है ये सैम बिनर है, जो कि एक मतलब चार्ली का एक मित्र है। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, अब वो चार्ली कौन है, तो चार्ली प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी यानी इस कहानी का मुख्य पात्र है। द थर्ड लेवल मतलब थर्ड लेवल कहानी का, बाय जैक फिनी, जो जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विनर के अनुसार द थर्ड लेवल इज मेटाफोरिकल स्पेस। थर्ड लेवल एक रूपक स्थान है या कह सकते हैं कि काल्पनिक स्थान है। वेयर पीपुल कैन एस्केप फ्रॉम द प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ, जहाँ पर लोग आधुनिक जीवन के दबाव से भाग सकते हैं। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, कि ये मन की एक अवस्था है। वेयर इंडिविजुअल्स कैन फाइंड पीस एंड सोलेस, जहाँ पर कोई भी शांति और संयम प्राप्त कर सकता है। रिप्रेजेंटिंग ए लॉन्गिंग फॉर सिंपलर टाइम्स, एक सबसे आसान सा समय व्यतीत करते हुए वहाँ पर उपस्थित हो सकता है। डॉक्टर विनर सुझाव देते हैं दैट चार्लीज एक्सपीरियंस ऑफ द थर्ड लेवल, कि जो चार्ली का तृतीय तल के बारे में अनुभव है, इज ए फॉर्म ऑफ वेकिंग ड्रीम, यह एक जागते हुए स्वप्न का एक स्थान है, रूप है। विश फुलफिलमेंट, जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति है। इंडिकेटिंग चार्लीज अनहैप्पीनेस, जो चार्ली की नाराजगी नाखुशी को संकेत के रूप में दर्शाता है। विद द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार के साथ। एंड हिज सबकॉन्शियस डिजायर टू एस्केप टू ए मोर पीसफुल पास्ट, और जो उसकी एक अंतःकरण की इच्छा है वह उसे एक अतीत के अच्छे समय में ले जाना चाहता है। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने इस मॉडल पेपर को कंप्लीट किया, और आप लोगों को बता दें ऐसे ही आपको मॉडल पेपर मिलते रहें, इसके लिए अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्लास को लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग फीडबैक ज़रूर देते रहिए भैया। फीडबैक से आपके अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसमें मैं सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। और जब आप लोग बाद में कमेंट कर दिया करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उससे मुझे पता चलेगा, मैं बाद में जब भी चाहूँ उसे देख सकता हूँ कि इस क्लास में कौन सी सुधार की आवश्यकता थी, और उस अकॉर्डिंग मैं अगले क्लास में सुधार कर सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, छुट्टियों का आनंद लेते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।